दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2020। तो आज हम 5 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पीआईबी पे नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहली जो पीआईबी पर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी, ये ट्यूलिप प्रोग्राम को लेकर के थी। तो हम समझेंगे ट्यूलिप है क्या। TULIP से इसको लिया गया। तो ये ट्यूलिप टी से हो गया द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है ट्यूलिप की? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो इसको 3 इकाइयों के द्वारा, यानी 2 मंत्रालय हैं, एक आपका तकनीकी संस्था है। तो हम समझ लेते हैं जो ट्यूलिप कार्यक्रम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों ने मिल करके ट्यूलिप कार्यक्रम लॉन्च किया है। यानी ट्यूलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आइए हम समझ लेते हैं इसमें किया क्या जाएगा। तो इसमें ट्यूलिप के अंतर्गत शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। यह ट्यूलिप एक प्रकार का एक संयुक्त रूप से ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें अर्बन स्टडी ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट किया जाएगा, यानी शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ये शुरू किया गया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, सारी स्थानीय निकाय होता है, उन सभी को, और साथ ही स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले जो स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जितने भी यानी न्यू ग्रेजुएट नए स्नातक हैं, उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा ये ट्यूलिप कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ट्यूलिप कार्यक्रम सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनमें आप जानते हो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है, और पंचायती राज व शहरी स्थानीय निकाय को भी एक तीसरे स्तर के शासन के रूप में, सरकार के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें सभी शहरी स्थानीय निकाय को शामिल किया गया। ऑल अर्बन लोकल बॉडी और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी जो ग्रेजुएट हैं, नवीन न्यू ग्रेजुएट हैं, उनको ट्रेनिंग इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? भारत का एक स्नातक पूल जो है वो बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, फाइनेंस जैसे कई क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक संभावित पोटेंशियल प्रतिभा टैलेंट पूल बनाने में मददगार साबित होगा। तो ये क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो इसकी ज़रूरत भी है शहरी नियोजन की, अर्बन प्लानिंग की, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो शहरी नियोजन और परिवहन इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, नगर पालिका, फाइनेंस जैसे विविध क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियल टैलेंट पूल, संभावित प्रतिभा पूल बनाया जा सकेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे न केवल संभावित शहर प्रबंधकों, यानी केवल शहर को मैनेजमेंट करने में इनकी मदद नहीं ली जा सकेगी, बल्कि जो प्रतिभाशाली पूल होगा, ये निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों के पेशेवर के सृजन में तेजी आएगी। जो निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल हैं, वहाँ पर भी गैर सरकारी क्षेत्र के प्रोफेशनल हैं, वहाँ उनके सृजन में भी क्या आएगा? तेजी आएगी। तो इससे भारत की जो अर्बन यानी शहरी चुनौतियां हैं, उनका समाधान मिलजुल करके
किया जा सकेगा और इसमें सारी चुनौतियों में सह निर्माण का मतलब हुआ अभी तक स्मार्ट सिटी या शहर में जो भी एक्टिविटीज़ होती वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, उनको सस्टेनेबल बनाने में अब युवाओं को भी जब वो ट्यूलिप के अंतर्गत यानी ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो उनको भी निर्माण कार्य में शामिल किया जा सकेगा। तो उसी को कहा गया सह निर्माण में युवाओं को जोड़ने के साथ नए विचार एवं नई ऊर्जा के प्रसार को भी, क्योंकि युवा में नई ऊर्जा होती है और नए विचार आइडिया होते, इनोवेशन के बहुत ज़्यादा अवसर पाए जाते, तो नए विचारों एवं ऊर्जा के प्रसार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, सामुदायिक भागीदारी, और इसमें सरकार, एजुकेशन, उद्योग, नागरिक समाज के संबंध को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सामुदायिक भागीदारी होगी, सरकार, शिक्षा, उद्योग, नागरिक समाज सभी के संबंधों के माध्यम से सरकार आगे बढ़ेगी। अब इसका क्या प्लानिंग इसके अंतर्गत है, तो 2025 तक ध्यान दीजिएगा, 2025 तक जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट व ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा है कि वह 1 करोड़ सफल इंटर्नशिप के लक्ष्य को पूरा कर लेगी और ये कदम इन्होंने अपना सुनिश्चित किया है 2025 तक 1 करोड़ आपके सफल इंटर्नशिप को विकसित करना है। आइए दूसरा जो करंट में न्यूज़ था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूलिप वाला, इससे क्वेश्चन आपके IAS PCS में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं कि इंडिया ने प्रतिज्ञा की है या दृढ़ निश्चय किया है कि वह 15 मिलियन क्या करेगा, यानी गॉवी, GAVI, गॉवी यानी इसी को कहा जाता इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस को 15 मिलियन का क्या देगा, 15 मिलियन का सहायता राशि प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया जा रहा, तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन का संबोधन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भारत दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वह 15 मिलियन का अनुदान देगा गॉवी को। GAVI, गॉवी है क्या, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। पूछा जा सकता, हाल ही में चर्चा में रहा, GAVI क्या है, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। इसी के अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट, आप देखते हो कोविड-19 जैसी महामारी आती रहती, लेकिन हमारे पास अभी तक हम वैक्सीन नहीं बना पाए, तो इसीलिए प्रयास विश्व के सभी राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा किया जा रहा है, उनमें भारत भी पीछे नहीं है। और ये वर्चुअल जो ग्लोबल, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का जो होस्ट कर रहा था वो आपका ब्रिटेन या UK के PM बोरिस जॉनसन के द्वारा किया जा रहा था, जिनमें 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, UN एजेंसी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र के प्रमुख व कंट्री लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो CCI है, इन्होंने भारत में 2 विदेशी कहा जाए इंस्टीट्यूट या संस्था या कंपनी को मर्जर की अनुमति दे दी है। एक को कहा जाता प्यूगियोट यसे, ये फ्रांस की एक कंपनी है, और दूसरी को कहा जाता फियाट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स NV। तो फियाट क्रिसलर ऑटोमोबाइल यानी जो कि लंदन की प्रमुख इकाई है, तो ये प्यूगियोट यसे और फियाट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स यानी लंदन के जो कंपनी है उसको विलय के या मर्जर की अनुमति दे दी गई है। जब भी ऐसी कंपनियां कोई विदेशी मर्ज होती तो बहुत डिटेल में आपको नहीं पता होना चाहिए, बस एक अवेयरनेस होना चाहिए क्या चल रहा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। हाल ही में CII ने 2 विदेशी कंपनियों के मर्जर की अनुमति दी, उनमें कौन है।
अगला यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये मारपोल। मारपोल से आपका क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम समझते हैं कि आखिरकार ये मारपोल है क्या, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इंडियन नेवी ने स्वैच्छिक रूप से कहा है कि मारपोल जो के सभी 6 शेड्यूल हैं, 6 अनुसूची हैं, उनमें जो भी प्रोविज़न किए गए हैं उनका क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा। तो ये 6 शेड्यूल ऑफ किससे संबंधित हैं, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है फॉर प्रिवेंशन, बचाने के लिए पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, जहाज़ों से, जो समुद्री जहाज होते उनसे जो प्रदूषण फैलता है उसी से बचाव के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए सभी 6 शेड्यूल को लागू करेगा कौन, इंडियन नेवी। ऐसा इंडियन नेवी के द्वारा कहा गया है और इसी को मारपोल के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता चर्चा में रहा, मारपोल शब्द क्या संदर्भित करता, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, यानी पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप, यानी समुद्री जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसी को मारपोल के नाम से जाना जाता। अगर नेवी की बात करें तो बहुत अच्छा ये प्रयासरत है। पिछले साल में इन्होंने 16,500 ट्री को लगाया, वृक्षों का यानी वृक्षारोपण किया है, जिससे लगभग 330 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या किया जा सका, कम किया जा सका है। तो नेवी के द्वारा पिछले साल 16,500 ट्रीज यानी वृक्षों को लगाया गया, जिससे 330 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन को घटाया जा सका है। इसी की श्रृंखला में अगला जो न्यूज में थी, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता और आज है 5 जून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऐसे क्वेश्चन होते। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तो ये किसके द्वारा मनाया जाता, पहले समझ लीजिए, यूनेप के द्वारा मनाया जाता। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो केन्या की राजधानी नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनेप के द्वारा हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता। अगर 2020 की थीम पूछी जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता है, और उसने भी 2020 के लिए जो थीम रखी है वो किस पे फोकस है, नगर वन, यानी शहरों में जो शहर हैं वहाँ लगातार वृक्षों की संख्या, वनों की संख्या घटती जा रही है, जो बचे भी है उनको काटा जा रहा। तो इसीलिए भारत लगातार एक प्रयास कर रहा कि वनों में यानी वृक्षारोपण किया जाए। तो ये थीम भी रखा है अपना अर्बन फॉरेस्ट। अगर भारत की थीम पूछी जाए तो नगर वन या अर्बन फॉरेस्ट है। ओवरऑल पूछी जाए तो आपका बायोडाइवर्सिटी है। अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी की, भारत में जैव विविधता, जिसमें फ्लोरा व फाना आता है, जंतु व वनस्पति वर्ग आता है, लगभग विश्व का 8% बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। इंडिया विश्व के 35 ऐसे हैं जहां पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में भारत की अगर पूछा जाए तो PIB सीधे लिखता है 4 हैं। अगर भारत का हम बनाए तो एक पश्चिम घाट वाला हो गया, एक आपका ये पूर्वी हिमालय हो गया, 2 एक आपका ये म्यांमार के साथ लगा हुआ हिस्सा है, ये आपका हो गया, एक सुंडा लैंड इधर आपका अंडमान वाला ये क्षेत्र हो गया। तो भारत के 35 टोटल हैं विश्व में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन भारत के कितने हैं, 4। कुछ बुकों में आपको 3 मिल जाएगा, कहीं 2 लिखा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा जो PIB में न्यूज आई हमें 4 ही मानना, बिल्कुल पुष्टि हो गई कि भारत में कितने, भारत सरकार 4 मानती है। तो इसका आंसर 4 होगा।
4 होगा। आखिरकार ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी होते क्या है, मान लो पृथ्वी है 0 डिग्री, तो इस 0 डिग्री का मतलब हुआ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फ्लोरा व फाना को, उसी को बायोडाइवर्सिटी यानी के नाम से जाना जाता, हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। तो इसमें शहरों में हमने कहा भारत ने अर्बन फॉरेस्ट रखा है, तो इसी के लिए नगर वन रखा है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, तो अर्बन फॉरेस्ट को यानी संजीव मॉडल के रूप में एक विकसित किया गया, जिसका आपको जब भी आपका एग्जाम्पल देना हो कि शहरों में कैसे वनों को बढ़ावा दिया जाए, तो वाजरे अर्बन फॉरेस्ट इसे रोल मॉडल के रूप में भारत के शेष हिस्सों में लागू किया जा सकता है। अब इसी चूँकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो कुछ अन्य एक्टिविटीज़ भी हो रही। लिविंग द नेचुरल वे एक आपका 78 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी भी इसके द्वारा, चूँकि थिएटर और जितने भी अन्य प्रकार के फिल्म इंडस्ट्री हैं वो सब बंद हैं, तो लिविंग द नेचुरल वे नामक 78 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भारत का फिल्म डिवीज़न है उसके द्वारा ये 5 जून को क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। और एक किसके यानी इसको किसने बनाया, तो संजीव पाराशर के द्वारा इसे बनाया गया। इसमें एक कहानी है मिसिंग जनजाति की, जो ब्रह्मपुत्र के एक छोटे से द्वीप पर, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से बता चुके, तो ब्रह्मपुत्र के एक छोटे द्वीप पर निवास करती है, तो मिसिंग जनजाति की कहानी को इसमें उजागर किया गया कि मिसिंग जनजाति पर कैसे क्लाइमेट चेंज का या अन्य जो परिवर्तन पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसका कैसे मानव जाति पर यानी मिसिंग जनजाति पर प्रभाव परिलक्षित हुआ, उसको दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। अगला देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे आप कहोगे इस टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते। इस बार का पीसीएस उठा के देखिएगा, बेसिक परिभाषा पूछी गई थी। तो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे ये जान लेते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे की, ये दूसरी बार हुआ जो ये जारी की गई। पहली रिपोर्ट 2017-18 में जारी की गई थी और ये दूसरी रिपोर्ट जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 के बीच इसमें लेबर फोर्स सर्वे के बारे में सर्वे किया गया। और ये नेशनल ध्यान दीजिएगा स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये पीछे इंडिया ईयर बुक में एनएसओ के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो एनएसओ के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो कुछ टर्म इसमें यूज हुए हैं तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं, उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते। जैसे आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से क्या तात्पर्य है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रमिक बल भागीदारी दर, इसी को हिंदी में कहा जाता। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या, तो इसमें परसेंट ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स। अगर मान लो यहाँ देखिएगा ये 1000 की जनसंख्या है और 1000 में से मान लीजिए कि 500 लोग किस में लगे हैं, लेबर यानी काम कर रहे हैं, तो 500 बटा 1000 टोटल पॉपुलेशन से भाग कर दीजिए तो 2 बार जाएगा, और 1/2 इंटू परसेंट में निकालोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आ जाएगा। तो ये परसेंट में होता है लेबर फोर्स रेट। रेट जहाँ लग जाए, रेट का मतलब परसेंट, तो ये आपका कितने परसेंट लोग काम में लगे हुए हैं उन्हीं को क्या कहा जाता, उसी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहा जाता है। तो इसमें आपका वर्किंग वाले, सीकिंग वाले या अवेलेबल फॉर वर्क तीनों को ध्यान में रखा जाता, यानी जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं या उनको काम अवेलेबल है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया जाता है। अगला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है, तो परसेंट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन यानी कितने को काम पर लगाया गया उसका परसेंटेज। मान लो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो करते थे लेकिन कभी काम मिला कभी नहीं, तो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें वर्किंग, सीकिंग, अवेलेबल फॉर वर्क तीनों शामिल किया जाता, लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में उतने ही लोग जितने काम वर्तमान में कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, यानी ऐसे परसेंट, ऐसे लोगों का परसेंट जो
काम जिनको मिल चुका है उनको शामिल किया जाता टोटल पॉपुलेशन का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगला बेरोजगारी दर देख लेते तो ऐसा परसेंट लेबर फोर्स का मतलब हुआ जो काम में लगा हुआ था, लेकिन लेबर फोर्स काम कर सकता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो लेबर फोर्स जब पूछा जाए वो अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाए तो ये टोटल पॉपुलेशन पे नहीं निकाला जाता, बल्कि काम करने वाले लोगों में से ऐसा 1% जिनको काम की तो तलाश थी, काम मिलता तो काम करते लेकिन काम नहीं मिला, उन्हीं को बेरोजगार दर या बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों टर्मोलॉजी आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ में आ गया होगा, वर्कर पॉपुलेशन रेट समझ में आ गया होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, यानी तो ये आपका होता क्या है कि कोई पर्सन है तो एक व्यक्ति के द्वारा कोई एक्टिविटीज़ की जा रही है तो एक्टिविटीज़ का रेफरेंस पीरियड क्या है, उससे या साप्ताहिक लिया जा रहा या अन्य लिया जा रहा, यानी किस बेस पे जो उसके द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो एक्टिविटी स्टेटस किन मानकों के आधार पर यानी कौन सा रेफरेंस पीरियड लिया गया उसी के आधार पर तैयार किया जाता। यानी जो काम किया है तो काम को जो करने का एक रेफरेंस पीरियड लिया गया वो पूरे साल यानी 365 का था या 30 दिन का था या एक सप्ताह का था। तो ध्यान दीजिएगा जब काम 365 दिन में कितने दिन उसे काम मिला है ये ध्यान करके उसके एक्टिविटीज़ स्टेटस हम देखें 365 दिन के आधार पर, पिछले 365 दिन के आधार पर अगर हम देखें तो उसी को यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ पर्सन कहा जाता। यूजुअल एक्टिविटी जब भी पूछा जाए तो ये 365 दिन के आधार पर डिसाइड होता है। अगला एक्टिविटी स्टेटस करंट वीकली स्टेटस, नाम से ही पता यहाँ वीकली साप्ताहिक आ गया तो पिछले 7 दिनों में कितने दिन उसे काम मिला, एक्टिविटी कौन सी किया, तो उसी को करंट वीकली स्टेटस के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला ये क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, इसी बात पीसीएस में पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय तूफान अभी आया हुआ है, मैक्सिको में लैंडफॉल हो चुका है, तो मैक्सिको आप जानते ही वो आपका कहाँ है, तो आपका अमेरिका, कनाडा, कनाडा के नीचे आप ये उतरोगे तो आपका ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया और यहाँ नीचे मैक्सिको है, यहाँ मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबल पूछा जा सकता। भारत में भी आपका एम्फान के बाद दूसरा निसर्ग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके, भारत में एंटी मार चुका है, काफ़ी नुकसान भी उससे हो रहा। तो आपका इसी प्रकार जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें चक्रवात आया हुआ मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको में उत्पन्न हुआ था, जो उसी का नाम क्या कहा गया, क्रिस्टोबल, जो मैक्सिको में लैंडफॉल हो चुका है। ये पूर्वी प्रशांत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो पूर्वी प्रशांत ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में एक चक्रवात उष्णकटिबंधीय उत्पन्न हुआ था, उसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम क्या, अमांडा था। अमांडा, तो दो ध्यान रखिएगा, इस बार भी पीसीएस में क्वेश्चन आए थे कौन कब, तो ये अमांडा पहले उत्पन्न हुआ था और अमांडा के बाद अब आपका क्रिस्टोबल उत्पन्न हुआ। तो अमांडा की समाप्ति के तुरंत बाद मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको में यानी क्रिस्टोबल निर्मित हो गया। तो अमांडा से सर्वाधिक नुकसान किसको पहुंचा था, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, दो देश हैं यहाँ मैक्सिको के नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास, ग्वाटेमाला व अल सल्वाडोर नामक दो देशों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। अब हम जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो ये आपका पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, तो ये आपका 0 डिग्री के इसमें आपका जो उष्णकटिबंध है यानी 0 से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री साउथ, तो यहाँ पर आपका आप ले सकते हो इसको 20 डिग्री तक भी। तो ये आपका इस वाले क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं इसी को क्या कहा जाता, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता। तो इसके लिए अनुकूल दशाएं क्या है, अनुकूल दशाएं जो समुद्र है, समुद्र की सतह क्या होना चाहिए, छोटी मोटी होगी तो चक्रवात इसमें पैदा नहीं होगा। तो समुद्र की जो सतह है ये इसका एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसी को कहा जाता बृहद समुद्री सतह होना चाहिए, ब्रॉड
ओशियन सरफेस होना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो जल है इसका टेम्परेचर कम से कम 27 सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो। अगर 27 सेंटीग्रेड नहीं है तब भी आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा नहीं हो सकता। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बृहद समुद्री सतह होनी चाहिए, तापमान 27 सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए और एक कोरियालिस बल आपका भूगोल में बताया जाएगा जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रमुख भूमिका अदा करता है। कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। और दूसरी बात, वर्टिकल विंड्स की गति में अंतर कम होना चाहिए। जो लंबवत पवनें चल रही हैं, लंबवत पवन की जो गति है इसमें गति में अंतर बहुत कम होना चाहिए। अगर अंतर हुआ तब भी ये आपका चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। और कमजोर निम्न दाब लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए, वीक लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए। अगर कमजोर निम्न दाब क्षेत्र नहीं हुआ तो यहाँ पर भी चक्रवात जैसी दशाएं उत्पन्न नहीं होंगी। या कमजोर निम्न दाब क्षेत्र को निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए, यानी इसमें लो लेवल का जो साइक्लिक सर्कुलेशन है वो होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, समुद्री तल तंत्र पर समुद्र का जो तल है, ये आपका तल, ये जल ऊपर से भरा तो समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए। अपर एक होता कन्वर्जेंस, एक होता डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कि जब पवन धाराएं एक दूसरे से दूर जा रही हों, पास नहीं आ रही हों, तो इसका समुद्री तल तंत्र पर जो समुद्री तल तंत्र होगा, यानी इसके ऊपरी हिस्से पर यहाँ ऊपरी अपसरण होना चाहिए। ऊपरी मतलब ऊपर वाले जल एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन सकते। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। ये प्री व मेंस दोनों में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब कौन कौन दशाएं हो गई। तो हमने कहा बृहद समुद्री सतह होना चाहिए, समुद्री सतह का तापमान 27 सेंटीग्रेड या इससे अधिक होना चाहिए। 2 नंबर 3 कोरियालिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है। नंबर 3 वर्टिकल विंड जो चल रही लंबवत पवनें उनमें गति में अंतर सबसे कम होना चाहिए। नंबर 4 पांचवा अब बताए थे कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र होना चाहिए या इसी को निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट बताए समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण डाइवर्जेंस होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो ये आपका अनुकूल दशाएं हैं। अब हम भारत के संबंध में देख लेते हैं कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये आपका अरब सागर यहाँ है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आपका ये क्वेश्चन मीन्स बिल्कुल पूछा जा सकता कि पूर्वी हिस्से में, भारत के पूर्वी प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में चक्रवात अधिक आते हैं जबकि पश्चिमी हिस्से में कम, ऐसा क्यों? ध्यान से समझिएगा, उसके कई रीजन वैज्ञानिक बताते हैं। पहला कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है ये अरब सागर के जल से अधिक टेम्परेचर इस जल का अधिक होता है, यानी बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से में टेम्परेचर अधिक होता, जो कि हमने बताया वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए उच्च तापमान का होना अनिवार्य है। दूसरा, यहाँ चूँकि इस हिस्से में कई नदियाँ, महानदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई नदियाँ आकर के यहाँ अपना जल गिराती हैं जिससे यहाँ स्वच्छ जल लेके आती हैं। तो समुद्र की जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो कम हो जाती है। तो सैलिनिटी जितनी कम होगी इवापोरेशन का उतना ही चांसेस अधिक हो जाते, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जबकि इधर वाले जल यानी अरब सागर में जो जल है वहाँ पर सैलिनिटी क्या होती, यानी सैलिनिटी अधिक होती है। ये दूसरा कारक हो गया। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनकी दिशा क्या होती है, अरब सागर में चक्रवातों की दिशा यानी ये पश्चिम की तरफ होती है जबकि पूरब की तरफ बहुत कम होती है। यानी ये जलवायु परिवर्तन की वजह से एक आध चक्रवात यानी अनुकूल दशा तो इधर आपका सौराष्ट्र हुआ, गुजरात वाला क्षेत्र ये है, यहाँ पर चक्रवात जैसी स्थिति से ये प्रवण क्षेत्र है, प्रवण है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो चक्रवात अभी आया है, कौन सा नाम अभी बताए थे, निसर्ग, ये आपका मुंबई के तट पर एंट्री लिया है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर्स हैं जो आपको ध्यान रखना, प्री व मेंस दोनों स्तर पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आइए
अगला देखते हैं, अगला क्या न्यूज में है। अगला न्यूज में है कि फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसको फिर से पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। इसी को हिंदी में भारतीय औषध एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष, फार्माकोपिया का मतलब होता औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना की कैबिनेट ने यानी क्या दे दी है, अनुमति दे दी है, तो इसे स्थापित। अब बात करें इसी की कि भारतीय औषध एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग ये 2010 में स्थापित किया गया था। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें दो अन्य को भी मिलाया गया है। जो 2 अन्य लैब थे होम्योपैथी से, उनको भी मिलाया गया, जो कि 1975 में यूपी के गाजियाबाद ज़िले में स्थापित थे। तो बात कर लेते हैं, उनमें से एक आपका है फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, जबकि दूसरा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। तो आपका फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और दूसरा होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी, इन दोनों का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। तो भारतीय औषध तथा होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग में। तो ये पूछा जा सकता है किसको विलय किया गया, तो आपका ध्यान रखिएगा। फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन है पहला, दूसरा होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी, इन दोनों को मर्ज किया गया है। अगला देख लेते हैं जो अन्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मिशन फतह शुरू किया गया। तो ऐसे वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चन पीसीएस से, आईएएस में तो नहीं पूछेगा, आईएएस में एक आध क्वेश्चन आते, पीसीएस में पूछ लेता कि मिशन फतह किसके द्वारा, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कोविड-19 के संबंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए इसे मिशन फतह शुरू किया गया है। अब आइए 4 जून बीता, तो 4 जून को हर साल द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, आक्रामक की वजह से जो निर्दोष बच्चे होते हैं उनको विक्टिम बनाया जाता, तो उसी के लिए यानी उनके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं कि जो गिलोमल मैरियट थॉमस हैं, ये एशिया की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने विदाउट हैंड, बिना हाथ का प्रयोग किए हुए कार को ड्राइव किया। तो पूछा जा सकता एशिया की पहली महिला वो कौन सी हैं जिन्होंने कार को विदाउट हैंड ड्राइव किया, तो गिलोमल मैरियट थॉमस, इनकी एज 28 साल है, इनको विदाउट हैंड का लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है। अगला है हुंडई आप नाम सुनते हो, हुंडईज का जो क्रेटा है ये बेस्ट सेलिंग कार इंडिया में बन गई है। सबसे ज़्यादा जो कार बिक्री हुई हुंडई की क्रेटा की कारें बिक्री हुई हैं। इसके पहले मारुति सुजुकी थी, तो मारुति सुजुकी पीछे हो गई है। अगला वन लाइनर टाइप के अन्य क्वेश्चन की बात करें तो रवीश कुमार जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनको सरकार के प्रवक्ता थे रवीश कुमार, इनको फिनलैंड का राजदूत बना दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता हाल ही में कुछ राजदूतों की नियुक्ति की गई, तो रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत बनाया गया। इसके अलावा सीवी जॉर्ज को कुवैत का राजदूत बनाया गया। प्रदीप कुमार को स्टील मंत्रालय का सचिव सेक्रेटरी बना दिया गया है। अगला देख लेते हैं जो अन्य वन लाइनर टाइप के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड प्लेयर की सूची जारी की गई, जो फोर्ब्स नामक पत्रिका के द्वारा जारी की जाती, तो 2020 के लिए जारी की गई। इनमें भारत का केवल एक व्यक्ति है जो इसमें जगह बना पाया, वो कौन है? भारत का विराट कोहली, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। इनकी जो रैंक दी गई 66 दी गई, और इनका पेड कितना है, यानी प्रति वर्ष का $26 मिलियन इनकी कमाई है। टॉप
में नंबर 1 पे कौन रहा? स्विस टेनिस प्लेयर, नाम सभी लोग जानते हो, स्विट्जरलैंड का रोजर फेडरर नंबर 1 पे रहे। इनका कितनी इनकम है? तो 106.3 मिलियन आपका है। अगला देख लेते हैं कि अरुण सिंघल को न्यू सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। किसका? FSSAI का। ये 2006 में स्थापित की गई थी संसद के एक अधिनियम के द्वारा, तो इसीलिए इसे सांविधिक निकाय के नाम से भी जाना जाता। इसी की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में स्थापित किया गया है। तो ये आपका फूड सेफ्टी और मानक जो आपके हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता कि अभी हाल ही में FSSAI का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया? तो अरुण सिंघल को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, यानी अश्वनी भाटिया को CBI का न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। अब बात करें CBI की, SBI बोल गए, SBI ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें भारत का कमर्शियल बैंक ये है और इसकी स्थापना 1955 में की जाती है, जो कि 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से इसी को जाना जाता था। तो ये SBI आगे कहानी देखोगे 1806, 1840, 1843 में 3, 1806 में कोलकाता बैंक, 1840 में बॉम्बे बैंक, 1843 में मद्रास बैंक, तीनों के विलय से 1921 में इंपीरियल बैंक बनती है। और वही इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो उसी के MD वर्तमान समय में कौन बनाए गए हैं? अश्वनी भाटिया को बनाया गया है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।